जय हिंद। अगला काल गुप्त काल में देखना, हमने देखे मौर्य काल देख लिया, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल भी देख लिया। अब हम देखेंगे गुप्त काल। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। भारत शासन प्राचीन शासन में किस वंश का शासन काल सौर युग कहा जाता था? तो गुप्त काल वालों को। गुप्त वंश में किस अवधि तक शासन किया? तो 275 से लेकर 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दो लोग परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले थे, एक थे समुद्रगुप्त प्रथम था, एक था चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त साम्राज्य की संस्थापना किस शासन ने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। हम आगे देखते थे किन किन राजाओं का उपाधि मिला था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में भी जानकारी मिलती है। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है ना, जो राजा थे समुद्रगुप्त, उनके सैन्य अभियान की जानकारी इसमें मिलती है। किस गुप्त शासन ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यानी कि इन्हीं को हम कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक को शक विजय कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब देख लेते हैं गुप्त शासन की उपाधियां देख लेते हैं। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां देखते हैं। श्रीगुप्त को आदिराज यानी कि महाराज भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक कहा जाता है। स्कंदगुप्त को शंकरादित्य यानी शक्रोपम कहा जाता था। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा जाता था। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिकार कहा जाता था। और समुद्रगुप्त को भी नेपोलियन कहा जाता था, नेपोलियन। अब देखते हैं गुप्तकालीन अधिकारी में से अधिकारी देख लेते हैं और उनको कौन कौन से विभाग मिले थे। जैसे मौर्य काल में हमने देखा था अधिकारी, उनके साथ साथ विभाग देख लेते हैं। महासेनापति को सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। दंड भांडारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिख अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार को राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण को भूमि कर वसूल करने वाला विभाग का प्रधान। अग्रहारिक को दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत को सेना का सेनापति यानी कि सर्वोच्च अधिकारी सेना का। महादंडनायक को न्यायाधीश। दंडपाशिक को पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। आज जो DIG वाईजी होते हैं, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, इनको दंडपारिश उसमें कहा जाता था। विनय स्थिति स्थापक का शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। चंद्रगुप्त ने नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? तो क्षपड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका काल 375 से लेकर 415 तक ही चला, स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में नवरत्न का एक समूह नवरत्न
नवरत्नों का एक समूह था। इनमें कालिदास, धन्वंतरि, क्षणपणक, शुंग, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटपर्र, वराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। यही आगे जाकर अकबर ने भी यही चीज़ देखकर नवरत्न का शामिल किया था। सब ज्ञानी थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर था? 242। शक वाला हमने बता दिया था कितना, कब चला था? 57। विक्रम वाला कितना चला था? नहीं, ये शक वाला चला था आपका शक यानी कि कनिष्क के समय जो राज्याभिषेक जब हुआ 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी पूर्व में, इसी को बोलते हैं शक संवत। और विक्रम संवत को बोलते हैं 57 ईस्वी में चला था। तो शक एवं गुप्त संवतों के मध्य का अंतर कितना था? 242। शक वाले हटा देंगे तो आपका गुप्त संवत निकल जाएगा। गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो रूपक। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तेंदुवाय का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश में घटोत्कच वंश का कहा गया है। जो मध्य प्रदेश के रीवा जिला है उसमें सुपिया का लेख मिलता है, जो गुप्त वंश का था उसमें घटोत्कच वंश कहा गया है, उसको घटोत्कच वंश भी कहा गया है उसी अभिलेख को। गुप्त काल की कृषि अव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त कालीन भूमि वर्गीकरण। गुप्त काल में देखो जमीनों का किस तरह से बंटवारा किया गया था। एक क्षेत्र था खेती करने योग्य, तो जो खेती करने वाले ज़मीन थे उसको हम क्षेत्र कहते थे। उन लोग निवास करने वाले योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। खील, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, जैसे खील, आज जैसे बंजर कहते हैं ना, मतलब बंजर है, ख़त्म ज़मीन है। अप्रहर, जंगली भूमि को। चारागाह, पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी भाई। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर में। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी आश्रम है। कहाँ? बिठूर, जो कि कानपुर में स्थित है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ था। रजत सिक्के यानी कि मयूर शैली, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त शासन ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंज के नाम से भी जाना जाता था। भारत में ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। अगर शतरंज का प्रारंभ देखोगे तो गुप्त काल के दौरान हुआ था। उस समय उसको चतुरंग के नाम से भी जाना जाता था। फिर ये आगे जाकर ईरान और यूरोप में भी फैल गया था। गुप्त काल में किस बंदरगाह में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना करते थे? ताम्र लिपि में। तो ताम्र लिपि एक बंदरगाह था, वहीं से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से उनका संपर्क था, लेन देन का व्यापार चलता था। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? फाहियान ने, जो कि चीनी यात्री था, जो कि गुप्त काल के दौरान ये आया था। वेनसांग और फाहियान दोनों आए थे। भारत हिंदी देवी देवताओं को समर्पित करने सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का। इसके काल में काफ़ी हिंदू देवताओं का मंदिर का निर्माण भी किया गया था, इसलिए सौर युग भी कहा जाता है। अपने जो हिंदू देवता हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ तथा ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है।
जो इन्हीं लोगों का गुप्त काल का ही एक गोपराज नामक सेनापति थे, इसी के पत्नी स्त्री सेना इसी के नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। ये एक सेनापति था गोपराज। सती प्रथा उसे कहते हैं जिसका पति मर जाता है तो उसे पत्नी को भी बाद में उसको जला दिया जाता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात निर्यात किया जाता था? रेशमी कपड़े का। उसमें चाइना से व्यापार किया जाता था। आज भी होता है भाई, चीन से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है कहाँ? अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई राम गुप्त की हत्या की थी। ये कहाँ मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम के उल्लेख में मिलता है। और नाटक कौन सा था? यही। तो इसमें मिलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो अपने ही बड़े भाई यानी कि रामगुप्त की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी थी, वो इनसे शादी कर ली थी, इनसे प्यार करने लगी थी, फिर इनको रास्ते से हटा दिया गया था। बाबू भैया लड़की का चक्कर। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंदगुप्त में। इस गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृतिक में। गुप्त वंश का अंतिम शासक देखो इंपॉर्टेंट है, विष्णुगुप्त। किसी वंश का अंतिम शासक जरूर पूछ देता है, प्रथम और अंतिम। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा जाता था? क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त किया था। शकों पर विजय प्राप्त किया था। ये शक कौन थे? जब मौर्य काल के पतन के बाद 4 विदेशी आक्रमण हुआ था, जिसमें से हिंदवन था, शक था और पल्लव था और कुषाण था। तो वही शक जो कि 90 ईस्वी पूर्व में अब भारत आया था, तो उसी को परास्त एकदम ध्वस्त कर दिया था गुप्त शासकों ने। तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फिर उसके बाद समाप्त करने के बाद उसे विक्रमादित्य की उपाधि, फिर शकारी की उपाधि भी बहुत सारा मिला। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में। हुड़ों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त के हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। हुड़ों को भी समाप्त कर दिए थे सब। हुड़ों पर पूरा तरह विजय प्राप्त करने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। और शकों पर कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियाँ सदस्य थी वो क्या कहा जाता था? तो निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि। अग्रहार किसे कहते थे? जो ब्राह्मणों को भूमि दे दिया जाते तो उसी को कहते थे अग्रहार। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। जो विदिशा के पास एक उदयगिरी पर्वत था, वहीं पर देखोगे तो गुप्त गुफाओं का निर्माण भी किया गया था। ये किस काल में हुआ था? तो गुप्त के काल में हुआ था। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो भगवान विष्णु के। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश देख लेते हैं। समकालीन का मतलब होता है कि ये राजवंश चलते ही थे और गुप्त भी चलता था, उसी के साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं अपना राज करते थे। जैसे हमारे यूपी के जो सीएम है योगी जी, उनके समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश। राजवंश देख लेते हैं, इनकी संस्थापना देख लेते हैं और संस्थापक देख लेते हैं, कब हुआ था और किसने किया था। वाकाटक राजवंश 255 ईस्वी में विधि शक्ति ने, 330 ईस्वी में सर्वसेन ने, इसी को 2 लोगों ने किया था अलग अलग। नाग राजवंश को 305 ईस्वी में भवनाग ने। त्रैकुटक राजवंश को 415 ईस्वी में इंद्रदत्त ने। हुड़ राजवंश इसी को देखो समाप्त कर दिया था 500 ईस्वी में तोरमाड़ को। सालंकायन राजवंश को 300 ईस्वी में हुआ था, देववर्मन ने किया था। विष्णु कुंडित राजवंश को 475 में विक्रमेंद्र प्रथम ने।
माथुर राजवंश को 325 ईस्वी में और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन ने किया था। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किए थे। देखो ये अब गुप्त वंश का मौर्य वंश का देखो अशोक की बात आ गई। जो कल्हड़ के इसको देखो, ये जो अशोक था, जो कि सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने शासन के 7वें वर्ष बाद कश्मीर पर जीत लिया था, पूरा कश्मीर जीत लिया था तथा कश्मीर में जो आज श्रीनगर है ना, उसी की स्थापना करने वाला कौन था? तो मौर्य वंश का शासक कौन था? सम्राट अशोक। जो अब वर्तमान में श्रीनगर है उसका नींव रखने वाला, उसका नाम रखने वाला, उसके संस्थापक कौन थे? तो अशोक हैं। अगले वाले में देख लेंगे गुप्तोत्तर काल। बाकी ये हमारा गुप्त काल का कंप्लीट हो गया। जैसे मौर्य काल पढ़ें तो फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल पढ़ें, फिर गुप्त काल पढ़ें, फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल। क्योंकि गुप्त काल के बाद भी कुछ शासक आ जाएंगे तो उसको हम गुप्तोत्तर काल में रख देंगे, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं इसलिए उसी के दौरान रख लिया जाता है। ये हो गया। अगले वाले में हम पूरा देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, जय हिंद।